हेलो डियर, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम। आज के दिन ये मैं तीसरी वीडियो शूट कर रहा हूँ और मेरे चश्मे के ऊपर कुछ लग गया है। जीवन में साफ विजन होना बहुत ज़रूरी है, साफ दृष्टिकोण होना। तो आज जो है मैं ये तीसरी वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज शरीर में एनर्जी बची हुई है। इससे पहले जो दो वीडियो हैं, एक 1.5 घंटे की और एक शायद 2 घंटे की, है शूट करके फिर भी आज तीसरी शूट कर रहा हूँ। और बीच में अलग से जो काम होता है पीपीटीज का वो भी करके बैठा हूँ, ठीक है, क्योंकि सब कुछ छोड़ के आपके इसी मेंस बैच के ऊपर मैं लगा हुआ हूँ। तो ये जो वीडियो है ये शायद 1 घंटे के करीब की ही रखूँ। और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं क्या करता हूँ, अगले दिन आपको वीडियो मिलती है, पहले दिन मैं शूट कर लेता हूँ। एक आधे दिन अगर एक्स्ट्रा भी शूट कर पाऊँगा तो एक्स्ट्रा भी शूट कर लूँगा, क्योंकि मान लो गलती से बीमार हो गया, क्योंकि वो चीज़ें हाथ में नहीं होती है, तो अपना रूटीन नहीं टूटेगा, अपना सिलेबस जो है वो हो जाएगा। तो जब शरीर में जान है तो उस दिन लगा देते हैं, ठीक है। तो पेन नोटबुक निकाल लो भाई, और आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। पढ़ाई से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगले 20-25 दिन में हर एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हर एक चीज़ से। हाँ, बस डाइट से मत करना, गंदा खाना पीना मत खाना, बीमार हो जाओगे। नींद से मत करना, नींद से करोगे तो यहाँ पर असर पड़ेगा, इसकी एफिशिएंसी कम होएगी, वहाँ पर जाकर पछताओ। तो 24 घंटे में से 7-8 घंटे एनफ होते हैं नींद के, 7-8 घंटे निकल ही जाते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 24 घंटे एनफ होते हैं, 7-8 घंटे निकल ही जाते हैं, निकाल लो। बाकी फिर लगातार पढ़ो, सोवो, उठो, नहाओ, पढ़ो, सोवो, ठीक। दोबारा तो क्यों ही सोएंगे। चलिए जी, करते हैं। मनी लैंडर बोरोज मनी, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। A money lender borrows money at 4% per annum and pays the interest at the end of the year. 4% के हिसाब से उसने रुपए लिए और ईयर के एंड में वो इंटरेस्ट दे देता है। He lends it at 6% per annum compound interest, तो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसको दे दिया आगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पर उसने हाफ ईयरली दे दिया, यहाँ पर उसने इंटरेस्ट दिया था एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ऊपर जो था साल के एंड में इंटरेस्ट दिया था वो सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पर उसने हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिया। एंड रिसीव्स द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। हाफ ईयरली दिया है बट एंड ऑफ द ईयर ही उसको ब्याज मिल रहा है। इन दिस वे ही गेन्स, तो पहले जब उसने 4% पर रुपए लिए हैं तो उसको आगे 4% ब्याज देना है, ठीक है। अब उसने आगे 6% पर दे दिया, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इसको आप 2 हिस्सों में तोड़ोगे, हर 6 महीने में 3-3%। तो यहाँ से कितना ब्याज बनेगा, 3 और 3 6.09%। तो वो आगे दे रहा है 4%, कमा रहा है 6.9%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ओवरऑल वो कितने कमा लेगा, ओवरऑल वो कमा लेगा मेरे भाई 2.09%। तो 2.09% रुपए वो कमा लेगा। किसका इतना परसेंट, प्रिंसिपल का इतना परसेंट, और ये उसने कमाया है। तो फाइंड द अमाउंट। तो ठीक है, इतने परसेंट की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू ये होगी, तो 100% की वैल्यू ये होगी। 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, ये आपको 5 गुना दिख ही रहा होगा, ठीक है। 200 का पहाड़ा तो आता ही है, इतना ईजी है। 5000, ठीक है, ये डायरेक्टली दिख ही रहा है ना, 5 9 45 5 दूनी 10, बस। नेक्स्ट अपने पास है जी HW, इसे HW में करो, इसे भी HW में करो। A man invested ₹8,000 in a scheme for 3 years at compound interest. The rate of interest for the first 2 years is X% and that for the last year is 20%. The interest received by him after 3 years is this. Then find the rate of interest for the first year. यहाँ पर आप ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो वाइज ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन को यूज़ करना गंदा ही है। क्या पता एंड में हो, और क्या पता उत्तर अजीब सी फ्रैक्शन का हो। करने को कर सकते हैं बट वो वाइज ऑप्शन नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, एक बार आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, मान लो यहाँ पर अपने एक वैल्यू है, ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर X% है तो वैल्यू पहले साल X% बढ़ी, अगले साल भी X% है तो अगले साल भी X% बढ़ी, उससे अगले साल 20% बढ़ी, और फिर ब्याज इतना हो गया। यहाँ पर ये सीन है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक वैल्यू 2 गुना कर दी मैंने, फिर उस वैल्यू को मैंने 3 गुना कर दिया, जो नई वैल्यू आई उसको,
फिर नई वैल्यू को मैंने 4 गुना कर दिया, तो बताओ वैल्यू कितने गुना होगी? तो आप बोलोगे सर 4 × 12 दूनी 24 गुना होगी। अब अगर मैं आपको इसका उल्टा बोलूं कि भैया एक वैल्यू जो है वो मैंने कुछ गुना की, फिर 3 गुना करी, फिर 4 गुना करी, ओवरऑल वो 24 गुना होगी, तो इसका ये बताओ कितने गुना करी थी? तो आप बोलोगे 24 डिवाइडेड बाई 3 × 4, 4 × 12, ये पक्का 2 गुना की होगी यहाँ पर। तो यही सीन यहाँ पर है। अपने पास प्रिंसिपल है, उसको हमने x% बढ़ाया, x% बढ़ाया तो कुछ ना कुछ गुना तो हुआ होगा। जैसे 10% बढ़ाते हो तो 11/10 गुना होता है। आपने फिर x% बढ़ाया तो सेम उतने ही गुना फिर से हुआ होगा, और उसके बाद 20% बढ़ा दिया तो कितने गुना हुआ? 6/5 टाइम्स हो गया। और अब जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? पहले वो वैल्यू थी 8000 और अब वो वैल्यू हो गई। अब कोई भी चीज़ कितने गुना हुई, हमें यहाँ पर मैंने बताया था कि टोटल 24 गुना हो चुकी है, तो यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा टोटल कितने गुना हुई। तो कोई भी वैल्यू कितने गुना हुई उसके लिए पता होना चाहिए फाइनल अपॉन इनिशियल। 8000 से कितनी हो गई? बताओ कितनी हो गई? ये तो ब्याज है, ये तो ब्याज है। पहले 8000 थी, 8 और 4 12, 12,696 होगी। ओवरऑल कितने गुना होगी? यही चीज यहां पर लागू होगी कि दिस इंटू दिस इंटू दिस इज इक्वल टू ओवरऑल 24 गुना हो गई। तो दिस इंटू दिस इंटू दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर परसेंटेज है, बट कोई चीज कुछ परसेंट बढ़ती या घटती है तो कुछ ना कुछ गुना तो होती है ना। ठीक है, ठीक है। मान लो a गुना हो रही है x% बढ़ाने से, जैसे कि 10% बढ़ाने से 11/10 गुना होती है, तो a इंटू ए इंटू 6/5 इज इक्वल टू दिस, सॉरी इज इक्वल टू दिस नहीं, कितने गुना हो रही है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि ओवरऑल कितने गुना हुई? ओवरऑल हो गई 12,696 बटे में 8000, इतने गुना। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 6/5 से, तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा, क्योंकि a गुना 6/5 इज इक्वल टू ये आना था कि ओवरऑल इतने गुना होगी। ओवरऑल कितने गुना हो गई उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं 24 को डिवाइड कर दूं 4 से तो पता लग जाएगा 6, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा a², तो इसको मैं अंडर रूट कर दूंगा, ये आ जाएगी a की वैल्यू। इतना समझने के लायक आप होने चाहिए। आगे से पहली बार है तो अलग बात है, अब आगे से इस क्वेश्चन को ऐसे करने के लायक होने चाहिए, सीधी बात। ठीक, चलो तो कैसे काटें इसको? इस तरीके से काटेंगे कि कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर बने जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। टेक्निक बता रहा हूँ, जब भी इसको ऐसे काटो, फुल फ्लेज काटने की जरूरत नहीं होती, आप ऐसे काट सकते हो कि कहीं ना कहीं स्क्वायर बने। 6 दूनी 12, ठीक है। 5 से अगर मैं इसको काटूंगा 5 दूनी 10, देखो 8 दूनी 16, 16 हो गया और 2 0 होगी, तो फर्दर काटने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो काट सकते हो। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर रूट मैंने कर दिया है जी 40, 8 दूनी 16, 1600 है। ऊपर वाले का स्क्वायर रूट देखो, ये 4 का स्क्वायर है, तो 50 के मल्टीपल से 4 आगे या पीछे होएगा, और ये 21 है, 25 से 4 कम, तो ये तो 50 के पास वालों का स्क्वायर करते हैं ना। जितना ज़्यादा है कम है उसका स्क्वायर कर दो, जितना ज़्यादा है कम है उतना 25 में जोड़ दो या घटा दो। 25 से 4 कम है और 4 का स्क्वायर है, तो 50 से 4 कम 46 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जितना भी रेट था उसकी वजह से वैल्यू 46/40 टाइम्स या फिर 23/20 गुना हो रही थी। ठीक है, यानी कि 3 का ब्याज लग रहा था 20 पर, तो 20 का 5 गुना 100, 3 का 5 गुना 15, 15% है रेट। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो खुद सोचो। रुपीज 16,820 इज डिवाइडेड बिटवीन 2 ब्रदर ऑफ एज 27 ईयर एंड 25 ईयर। दे इन्वेस्टेड देयर मनी एट 5% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट इन सच ए वे, ताकि दोनों को 40 साल की उम्र में सेम अमाउंट मिले, दोनों को इक्वल मनी मिले, यानी कि सेम अमाउंट मिले। द शेयर ऑफ द एल्डर ब्रदर, तो बहुत ही सिंपल है। मान लो एल्डर ब्रदर को E रुपये मिले और यंगर ब्रदर को Y रुपये मिले, तो एल्डर ब्रदर का जो मनी है वो किस रेट से बढ़ रहा है? 5% से। यंगर का भी 5% से। तो जो एल्डर ब्रदर है जो 27 साल का है, उसको 40 साल का होने में कितने साल पड़े हैं? सर 13 साल पड़े हैं। यहाँ पर देखो मैं आपको करवा ऐसे भी सकता हूँ कि इनकी उम्र के बीच में 2 का गैप है, ये कर लो।
ज़्यादा प्रेशर में देना नहीं चाहता, 2 सेकंड बचा के कहाँ जाओगे, ठीक, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएगा तो हमें रटना नहीं है। ये क्या, ये थोड़ी देर याद रहेगा 5 मिनट, फिर वो चीज़ भूल जाओगे, फिर दोबारा से उसे करोगे, ये था क्या कंसेप्ट। तो सीधी बात है, ऐसे ही कर लो। एल्डर ब्रदर जो है उसको 13 साल लगेंगे 40 साल का होने में, तो उसका मनी 13 साल तक बढ़ता रहेगा। तो हर साल 5% के हिसाब से मनी जो है 21/20 गुना होता है, 105/100, तो 13 बार 21/20 गुना होएगा, यानी कि उसके मनी पर अमाउंट होएगा ये, ठीक। जो यंगर ब्रदर है उसको 40 साल का होने में मेरे भाई 15 साल बाकी हैं, तो उसका सम जो है वो 15 बार 21/20 गुना हो गया होगा। हर साल में 21/20 गुना होता है। दैट्स इट। अब करने को आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो है इसको 2 साल कम मिलेंगे, तो इसको मैं 2 बार कर दूं, है ऐसे 2 बार एक्स्ट्रा कर दूं, 21/20 13 बार और 21/20 15 बार, तो यहाँ पर 2 बार रह जाएगा, 13 बार से 13 बार कट गया। अब इस y को यहाँ नीचे ले आओ, एल्डर बटे यंगर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 441/400। मैंने ये मान लिया था कि एल्डर को अगर e रुपये मिले, यंगर को y रुपये मिले, तो ऐसे हम इक्वेट कर सकते हैं, उनके अमाउंट इक्वल हैं। एल्डर को 441 रुपये मिले, यंगर को 400 रुपये मिले, इस रेशियो में बांटा गया है, ई और वाई का ये रेशियो है। दी शेयर ऑफ एल्डर ब्रदर इज, एल्डर ब्रदर का शेयर क्या होगा, 400 यूनिट उसका शेयर है। टोटल जो मनी है दैट इज 841। 841 की वैल्यू क्या है ये, अब आपको दिख ही रहा होगा, इसका डबल है, 800 का डबल 1641 का डबल 82, तो यानी कि 20 गुना है चीज़ें। तो एल्डर का पूछा है, तो इसका 20 गुना क्या होएगा, इसका 20 गुना हो जाएगा जी 8000, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ए सम ऑफ रुपीज 25,220 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड लेंट आउट फॉर 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स। 3 हिस्सों में रुपए को बांट दिया, 2, 3 और 4 साल के लिए दे दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ ईच पार्ट बिकम सेम, अमाउंट सेम बन गया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टाइम। तो मैंने मान लिया जो फर्स्ट पार्ट है वो है F रुपीज़, सेकेंड पार्ट है S रुपीज़ और थर्ड पार्ट है T रुपीज़, या ABC मान लो, चलो ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को कितने टाइम के लिए दिया गया, 2 साल के लिए, तो 2 साल तक 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो 105/100 यानी कि 21/20, 2 साल में इतने गुना हो जाएगा, सम इतना बन जाएगा, 2 बार 21/20 गुना। इसको दिया मेरे भाई 3 साल के लिए, तो इतना हो जाएगा। इसको दिया 4 साल के लिए, तो इतना हो जाएगा, ठीक। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो काट दो जो चीज़ कॉमन है, तो 21/20 2 बार तो एटलीस्ट सब में है ही, तो अच्छा ये 3 था, ये 4 था ना, चलो अब काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 21/20 एक बार बच जाएगा, यहाँ पर 4 आना चाहिए था, तो यहाँ पर 2 बार बच जाएगा, क्लियर है। तो अब देखो, एक्चुअल में हमें जब ऐसे रेशियो लेना होता है कि 2A = 3B = 4C, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे नंबर से डिवाइड कर दें जो 2, 3 और 4 तीनों को काटता हो, या फिर इनका एलसीएम हो, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर से कट के नीचे आ जाएं, ऊपर कोई भी नंबर ना बचे, ठीक, ताकि A, B और C का रेशियो हो जाए 6:4:3। तो यही काम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर तो ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पर ऊपर है 21, यहाँ पर ऊपर है 21 का स्क्वायर, तो 21 के स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, 21 के स्क्वायर से, या फिर 441 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा A/441। यहाँ पर 21 के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, तो 21 से 21 गया, नीचे आ जाएगा B/21 × 20 420। यहाँ पर आ जाएगा 21 के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, तो 21 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर गया, 20 का स्क्वायर बच जाएगा, बोले तो 400। तो ABC का रेशियो क्या हो गया, ये हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फाइंड द डिवाइडेड पार्ट्स, तो डिवाइडेड पार्ट्स बताओ, तो ठीक है भाई, इन सबको जोड़ेंगे और उतने यूनिट की वैल्यू ये है, फिर इतने इतने यूनिट की वैल्यू देख लेंगे, या फिर सिंपली ऐसे देख लो, 441 का मल्टीपल पहले मिले, फिर 420 का मिले, फिर 800 इसका 400 का मिले, ठीक है। 441 का मल्टीपल पहले, ना तो ये है ना ये है, देखो 8820, 441 का डबल, 420 का डबल, ये हो गया
मतलब कि 20 गुना है एक्चुअली, ये हो गया। कहीं और पर है ऐसे इसका मल्टीपल नहीं है, तो दिस इज द आंसर। साफ साफ दिख रहा है। एक बार इनका सम करके भी देख लेना अगर आपका दिल करे तो, अदरवाइज आप जोड़ करके ही देख लोगे ऐसे। 4 4 4 12,000, यही है क्या? 1261, ठीक है। 1261 का ये डबल है क्या? देखो वो डबल है, वो 20 गुना है, तो इसका मतलब एक्चुअल चीज़ें इनकी 20 गुना होंगी। ये बताओ। आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। जैसे आजकल अपना जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ गया है, आम बंदे का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है मोबाइल फ़ोन आने के बाद। तो मेरे तो काम में शामिल है ये, आपके काम में जितना शामिल है ना पढ़ने में, उससे कहीं ज़्यादा। मतलब मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद भी वही पीपीटी वगैरह ये वो है, पूरे दिन काम चलता है। तो एक स्टूडेंट के काम में ही मैं मान लेता हूँ, हमारे तो काम में शामिल है। तो इतने लंबे टाइम से मैं इतनी स्क्रीन यूज़ कर रहा था है, तो आँखें थोड़ी सी ऐसी हो गई थी कि थकी हुई फील कर रही थी। मैंने आपको बताया है कि मैं दवाई लेकर आया हूँ। तो दवाई तो मेजरली नहीं दी डॉक्टर ने, हैं वो फिश ऑयल कैप्सूल हैं वो दिए हैं, बस दवाई तो वही दी है कि भाई वो खाओ, आँखों के लिए अच्छे होते हैं। उसके अलावा एक, हाँ, एक और दवाई दी है आँखों में डालने के लिए, रिफ्रेश टीयर्स टाइप से कोई दवाई होती है, वो तो मैं पहले भी डालता था, ठीक है। उसके अलावा एक मज़ेदार चीज़ दी है, एक मास्क सा दिया है, उसके अंदर एक जेल है, तो उसको गर्म पानी में मैं डालता हूँ, पानी को बॉईल करके 5-1 मिनट के लिए वो गर्म हो जाता है, फिर 10 मिनट के लिए आँखें सेकता हूँ, दिन में 2 बार कर रहा हूँ। उसके बाद से पलकें हल्की हल्की लग रही हैं, मतलब ऐसे मेरी आँखें ज़्यादा खुल रही हैं। मेरे को लग रहा है क्या 2-3 महीने से आँखें पूरी नहीं खोली थी क्या, मतलब आँखें रिलैक्स फील हो रही हैं, मज़ा आ गया। तो उस मास्क को मैं अभी मतलब रूटीन में यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि जनरली हो सकता है आपका भी स्क्रीन टाइम काफ़ी हो, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उस टाइप की चीज़ यूज़ कर सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसको मैं लाइफस्टाइल में उतारूँगा, रोज़ एटलीस्ट एक बार तो मैं यूज़ कर लूँगा। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ खा रहा हूँ, है जस्ट आँखें सेकनी है। मैंने डॉक्टर से ही पूछा था, और एक और बात बताई थी उन्होंने, क्या 20-20-20 का रूल है कि 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स के लिए आँखों को ऐसे ब्लिंक करो, क्योंकि जब हम स्क्रीन देखते हैं तो ब्लिंक रेट कम हो जाता है। जब हम ब्लिंक करते हैं तो जो आईलिड्स हैं, जो पलकें हैं, वो पानी की एक परत चढ़ा देती हैं ताकि नमी रहे आंखों में। तो वैसे देखते रहोगे तो नमी उड़ जाती है। तो 20 मिनट के बाद तो देखो एग्जैक्टली तो मैं ये फॉलो नहीं करता कि 20 मिनट में 20 बार ऐसे 20 सेकंड के लिए करूँ या जो भी है, यानी 20 सेकंड में 20 मिनट बाद 20 सेकंड बाद 20 मीटर दूर देखो, ऐसा था या ब्लिंकिंग का था। तो कुल मिलाकर बात क्या है, दिन में एटलीस्ट कुछ टाइम जब आपको 2-3 घंटे पढ़ते हुए हो जाएं, तो एक बार खिड़की से बाहर दूर तक देखो, क्योंकि हम बहुत पास देख रहे होते हैं लगातार, एक ही जगह पर हमारी आंख का फोकस बना हुआ है। तो दूर से ऊपर घर की छत पर जाकर किसी दूसरे घर की टंकी, आसमान, दूर के पेड़, ये सारी चीज़ें देखो। आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बता रहा हूँ, मैं भी इसको फॉलो करने को। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। ए मैन इन्वेस्टेड a sum of money in scheme A at a rate 15% per annum for simple interest। तो सिंपल इंटरेस्ट पर 15% पर एनम के हिसाब से रुपए डाल दिए। एट द एंड ऑफ 2 years द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम इज इन्वेस्टेड इन स्कीम बी एट 20% पर एनम फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल के बाद उसने जो अमाउंट लिया था, उस पूरे अमाउंट को यानी कि प्रिंसिपल प्लस ब्याज 20% पर एनम के हिसाब से एक स्कीम में डाल दिया। पहले तो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था, अब उसको मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम स्कीम बी एट द एंड ऑफ 2 years इज दिस, देन फाइंड द सम इन्वेस्टेड बाय मैन इन द बिगिनिंग। तो यहाँ पर क्यों ना हम वो कर लें, क्या बोलते हैं, चलो दोनों तरीके से बताऊंगा, एक बार वैल्यू अज्यूम करके बताऊंगा, फिर दूसरे तरीके से भी देखें, ठीक है। तो एक बार एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो
मैंने मान लिया कि उस बंदे ने कुछ रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो 15% के लिए दिए गए हैं, तो ठीक है, उस बंदे ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए 15% के लिए, 2 साल 15% रेट पर 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए थे, तो 30% ब्याज मिला, तो 100 रुपये के ऊपर 30% ब्याज मिला 130, ठीक है। उसके बाद इस 130 रुपये को उसने इन्वेस्ट कर दिया कहाँ पर, उसने इन्वेस्ट कर दिया 20% के हिसाब से, ठीक है। 20% के हिसाब से 2 साल तक इन्वेस्ट करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो 44% ब्याज हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे a + b a/b/100, 2 बार 20% यानी कि 44। तो 130 रुपये उसने 44% के हिसाब से इन्वेस्ट करे, तो 130 का 44% निकालना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा, क्यों ना ऐसे मान लें 1000 और 1300। अब की बार यहाँ पर जो ब्याज बनेगा वो क्या बनेगा कि 1300 रुपये उसने 2 साल के लिए दिए, तो ब्याज बनेगा ये 13 × 44। अब इसकी वैल्यू बता रखी है कि यहाँ पर जो ब्याज बना था वो ये है, तो इतने यूनिट की वैल्यू बता रखी है, ओके। और कितने यूनिट की वैल्यू बता रखी है, पूछ रखी है, इसकी वैल्यू पूछ रखी है, तो खत्म। तो 1 यूनिट की वैल्यू होएगी 2860 डिवाइडेड बाई 13 × 44। इसको ये नहीं है कि मल्टीप्लाई करोगे फिर बाद में काटते फिरोगे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग ऐसे लगा लिया करोगे, ऐसे काम ना करो। चलिए काटें इसको, 22 दूनी 22, 22 से कट नहीं रहा, नहीं कट रहा है, 22 से कम 22, 22 × 66, 13 से 13, देन 2 से 5 पर 5000 इस द आंसर, ओके से। देन नेक्स्ट दूसरे तरीके से, इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो जब पहले वाले अमाउंट को उसने इन्वेस्ट किया था तो 2860 उसका क्या बना था, इंटरेस्ट बना था, तो 2860 कंपाउंड इंटरेस्ट बना था जो कि 44% है, तो 44% की ये वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। ये किसका 44% है, उसने अमाउंट को, जो अमाउंट मिला था उसको इन्वेस्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट पर, पहले वाली स्कीम से अमाउंट मिला था उसको, तो उस अमाउंट का 44% है, तो उस अमाउंट का 44% ये है, 1% ये, 100% ये पूरा, तो उस अमाउंट का 100%, लेकिन वो जो अमाउंट था वो खुद 130% था। ये जो अमाउंट मिला था, जो स्टार्टिंग में अमाउंट इन्वेस्ट किया, जो स्टार्टिंग में रुपए इन्वेस्ट किए, उसका 130% था, लेकिन हमसे वो वाला पूछा है, तो अगर ये 130% है यानी कि 13/10 गुणा है, तो इसको 10/13 गुणा करेंगे तो भी वही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कभी भी ये फाइट नहीं मारने की, ये बेटर है ये बेटर है, जनरली जो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक, उनके अंदर क्या है कि इस तरीके से सिखाए जा रहे हैं कि आपको हर तरीके की अंडरस्टैंडिंग बने, तो वहाँ पर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर अपने आप बेटर मेथड आपके दिमाग में आएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड, ठीक। एग्जाम में जो भी आपके दिमाग में आए उसके बेस पर करके आगे बढ़ जाओ। ये HW है भाई आपका, फिर से एक और HW है, A certain sum was deposited in a bank for 2 years at the rate of 10% compounded annually, ठीक है, 2 years तक बैंक में जमा कर दिया, 10% compounded annually, ठीक है। From the amount earned 6150 is withdrawn after 2 years, तो जो अमाउंट अर्न हुआ उससे 6150 रुपये निकाल लिए और रिमेनिंग अमाउंट को लेफ्ट फॉर 3rd ईयर। एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही क्रिएट किया गया क्वेश्चन है, और ठीक है, रिलेवेंट है तो हम कर लेंगे डेफिनेटली। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर इज दिस मच टाइम्स ऑफ द फर्स्ट 2 years, व्हाट वाज द सम डिपॉजिट इन द बैंक इनिशियल। तो प्रेशर नहीं लेना कि यार ये तो अजीब तरह का क्वेश्चन, अगर वो सिचुएशन को वेरी भी करता है एग्जामिनर, चेंज भी कर देता है कि यार इस तरह का क्वेश्चन है, प्रेशर नहीं लेना, बस उसको फॉलो करने लग जाओ। ये ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाई, ये कर लिया वो कर लिया, क्या दिक्कत है, उसको फॉलो करो बेचारे को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं सिचुएशन क्रिएट करूँगा, ये रुपए हैं 6150, इनको मैं बाद में इंक्लूड करूँगा, मैं ऐसी ही एक अपनी तरफ से वैल्यू अज्यूम करके सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक। देखो, तो उसने 10% रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए रुपए लगाए, तो 10% रेट पर 2 साल के लिए कितने परसेंट ब्याज हो जाएगा, 21%, 10 + 10 वही फॉर्मूले से, और 10 का तो याद ही रखना है 21%,
तो मान लो मैंने 100 रुपये लगाए थे तो 121 रुपये हो गए आज। 100 रुपये लगाए थे 121 हो गए। अब इसके बाद वो बोल रहा है 2 साल के बाद ये जो अमाउंट अर्न हुआ है इसमें से मैंने इतने रुपए निकाल लिए। तो मैं यहाँ पर मैंने कुछ रुपए निकाल लिए, घटा दिए। मैं ऐसी ही एक सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ जहाँ पर मैं इस 6150 को किसी न किसी नंबर से इक्वेट करूँगा। तो कितने रुपए निकाल लिए मुझे पता नहीं, क्योंकि ये तो यूनिट है, ये रुपए हैं, तो अभी मैं इसको लिख नहीं रहा। ठीक है, मैंने कुछ रुपए निकाल लिए, निकालने के बाद कुछ रुपए बचेंगे। ओके, तो ये जो रुपए बचे हैं, ये जो रुपए बचे हैं इसके ऊपर लगेगा अब ब्याज, क्योंकि ये रुपए तो निकाल लिए, अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा। इसके ऊपर जो ब्याज लगा वो क्या है, वो द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर। तो ये पहला साल है, 2 साल के बाद की बात है, ये 2 साल के बाद की बात है 21%। तो 3rd ईयर, तो तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो इस पर लगेगा। दैट इज 8/21 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट 2 ईयर। तो पहले 2 साल में कितना लगा था, पहले 2 साल में लगा था मेरे भाई 21 रुपये। 21 का 8/21 कितना होगा, 8। तो यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा वो 8 लगा, लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितने % लगना चाहिए था, वो 10% लगना चाहिए था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू बची हुई है उसका 10% 8 है, तो यहाँ पर वो वैल्यू बची हुई है वो 80 है। 121 में से क्या घटाऊं कि 80 आए, तो 121 में से 80 घटा तो ये हो जाएगा 41। तो 41 रुपये निकाले थे, और एग्जामिनर बोल रहा है कि इस 41 की वैल्यू है 6150। 41 यूनिट की वैल्यू इतनी है, और हमें बताओ स्टार्टिंग में कितने रुपए जमा कराए थे, तो वो कराए थे 100। इतने यूनिट की वैल्यू दे दी, इतने की पूछ रही तो बता देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू ये, 100 यूनिट की वैल्यू ये। 5 पर जा रहा है क्या, 5 पर तो नहीं जा रहा, 40 का पहाड़ा, 40 के 41, 15 पर जा रहा है तो 15,000। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई। नेक्स्ट एक मेथड और बताता हूं मैं आपको। ये तो नहीं लग रहा, अरे कितने मेथड बता दिए भाई। देखो, इस चीज को और भी कंफ्यूजिंग बनाया जा सकता था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कम से कम कंफ्यूजिंग बनाकर आपको ये सारी चीजें सिखाने। जो भी एक क्वेश्चन है इनको बहुत तरीकों से मैं निकाल सकता हूँ, एक क्वेश्चन में कई कई तरीके हैं, बट फिर वो आपको स्ट्राइक होने बंद हो जाएंगे, ये करूँ वो करूँ, ये क्या हो गया समझ में नहीं है? तो बहुत ही ऑप्टिमाइज करके पढ़ा है। और ये मेथड भी एक बता देता हूँ, ये अलग नहीं है रेशियो मेथड से, उसी अंडरस्टैंडिंग का मेथड है। 2 क्वेश्चन इसके ऊपर करवाऊंगा। क्या है बताता हूँ। देखो, जब आपको पूरा मैप तैयार करना हो ना कि पहले साल में कितना, जैसे अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम कर रहे थे, देखो एक बार रिवीजन हो जाएगा छोटा सा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से निकाल रहे हैं, हर साल वैल्यू कितने गुना हो रही है उस बेस पर निकाल रहे हैं। देन नंबर 2 हम निकाल रहे हैं इफेक्टिव परसेंटेज, ओवरऑल CI कितना % है, CI कितना % है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 2.5 साल में कितने % है, सब कुछ निकाल लिया। देन रेशियो मेथड हमने यूज़ किया। रेशियो मेथड के अंदर क्या हो रहा है, रेशियो मेथड के अंदर हो रहा है एग्जैक्टली 2 कंपाउंडिंग में कितना होगा, 2:1 रेशियो, कितना ब्याज होगा हम निकाल पा रहे हैं इजीली। एग्जैक्टली 3 कंपाउंडिंग में 331, 4641, यहाँ पर रेट जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए कि 10-10 से 10% रेट 3 बार 331 से निकाल देंगे। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है कि मैं जस्ट पहले साल का CI निकाल लूँ, जस्ट दूसरे साल का CI निकाल लूँ, या पहले और तीसरे साल के CI और SI में फ़र्क बता दूँ, मतलब कि एग्जैक्टली 1 साल का, पहले का, एक का नहीं, दूसरे का, 2 साल का नहीं, एग्जैक्टली दूसरे साल का। तो जब मुझे पूरा मैप ही निकालना हो कि एग्जैक्टली दूसरे साल में कितना है, एग्जैक्टली तीसरे साल में कितना है, तो हम क्या करते हैं, तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। कैसे, बहुत ही सिंपल है। देखो, बहुत ही कम सवालों में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, बट नॉलेज होनी चाहिए, ईजी है। देखो एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो प्रिंसिपल जो है वो है 1000 रुपये, और रेट जो है दैट इज़ 10% पर एनम। ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, लिखूंगा सिर्फ पहले साल का, सिर्फ दूसरे साल का, सिर्फ तीसरे साल का। ठीक है। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है।
तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इस 1000 का 10%, सो क्लियर है। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यहां पर एक बार प्रिंसिपल लिख लेते हैं हम, है ना। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इस 1000 का 10%, खत्म बात। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो अब आप देखोगे, ध्यान से मेरी बात को सुनो, कि दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होएगा वो नए अमाउंट पर लगेगा। नया अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इससे पहले, इस नंबर 2 से पहले जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं उन सब के ऊपर ब्याज लगा दो। इस 1000 के ऊपर ब्याज लगेगा 100, इसका 10%, इसका 10% है 10। दूसरे, ये सिर्फ दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 साल का नहीं, सिर्फ दूसरे साल का। तो 2 साल का कौन सा होएगा, ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, तो 2 साल का इन दोनों को मिलाकर होएगा। ठीक है, इसकी मैं टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आप कंफ्यूज नहीं होगे। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होएगा, तो देखो ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये सारा मिलाकर क्या हो गया, नया अमाउंट बन गया। प्रिंसिपल था, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, फिर दूसरे साल का भी जुड़ गया, ये नया अमाउंट हो गया उसके लिए। तो इन सब के ऊपर ब्याज लगा दो। तो 1000 के ऊपर ब्याज 100 रुपये, 100 के ऊपर ब्याज 10 रुपये, 100 के ऊपर 10 रुपये, तो 2 बार 10 रुपये, 10 रुपये के ऊपर ब्याज 1 रुपये, 10% निकाल रहे हैं, तो ये हो गया। तो टेक्निक क्या है, मतलब तो आप समझ गए कि कैसे निकालना है। टेक्निक ये है कि पहले साल का ब्याज निकालना है, तो इससे पहले जो भी वैल्यू अवेलेबल है ना उसके ऊपर ब्याज लगाते चलो बस। तो इससे पहले तो सिर्फ प्रिंसिपल अवेलेबल है, तो 100 रुपये ब्याज लग जाएगा। अब दूसरे साल का ब्याज लगाना है, तो भैया प्रिंसिपल बढ़ गया ना, पहले साल का ब्याज भी जुड़ गया। तो अब जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई है सबके ऊपर ब्याज लगा दो 10%, इसका 10% 100, इसका 10% 10। ये निकालना है, तो जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं सबके ऊपर ब्याज लगा दो। 1000 के ऊपर 100, 100 के ऊपर 10, 100 के ऊपर 10, तो 2 बार 10 और 10 के ऊपर 1। तो ये क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। ठीक है, सिर्फ पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपये। सिर्फ तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये है जी 121 रुपये। यहाँ पर हम फॉर्मूले वगैरह भी रट सकते हैं, तीसरे का इतना, चौथे का इतना, बट रटने की जरूरत नहीं है जब हम ऐसे लिख पा रहे हैं। ठीक है, और एक और बात, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट है ये वाला, ये जो पहली लाइन है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सेम चलता है, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, हर साल सेम लगेगा। ये जो नीचे जो चीज़ें आई हैं ये ब्याज के ऊपर ब्याज करने से आई है। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अगर कभी किसी क्वेश्चन के अंदर हमें ये निकालने की ज़रूरत पड़ जाए कि एग्जैक्टली फर्स्ट साल में, एग्जैक्टली दूसरे साल में, एग्जैक्टली तीसरे साल में कितना ब्याज लगा। वो कब ज़रूरत पड़ती है, इनका सम डिफरेंस ऐसे करके वो पूछे तो 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर करवाऊंगा, या फिर रेट को बदल दे। ठीक है, क्लियर है, तो डरना नहीं है बिना बात के। ये देखो एक क्वेश्चन, ये जनरली एक क्वेश्चन मतलब इसके ऊपर आए नहीं है अब तक, इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, हाँ बट आ सकते हैं, यूजफुल है इसलिए करवा रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन CI ऑफ थर्ड ईयर। अब ये बोल रहा है क्या कि तीसरे साल का CI, तो देखो 3 साल का CI नहीं, तीसरे साल का CI। तो अब आपको अच्छा तीसरे साल का CI इंडिविजुअली निकालना है। ठीक, तो इस मेथड से इजीली हम कर पाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन CI ऑफ थर्ड ईयर एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट देखो, ऑन ए सम एट 12.5% पर एनम, 12.5% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली पर इतने रुपए हैं। तो एक तो 12.5% का मतलब है 1/8। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, और कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैं सिचुएशन क्रिएट करूँगा। ठीक है मेरे भाई, सिचुएशन क्रिएट करूँगा, तो चीज़ें 1/8 हो रही हैं, तो 1/8 हो रही हैं, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये प्रिंसिपल है, ये I1 है, I2 है, या फिर ऐसे भी छोड़ दो यार, छोड़ो हटाओ, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हम ये कर लेते हैं, बिकॉज 3 साल तक हमें जाना है, तो 8 का क्यूब अज्यूम कर लो। 8 का क्यूब क्या है, 512। प्रिंसिपल मैंने मान लिया है 512। ठीक है, अब पहले साल का, अब मैं सिर्फ ब्याज लिख रहा हूं, तो पहले साल का ब्याज क्या होगा, यहां पर पहले साल का ब्याज निकाला, तो जो भी वैल्यू लिखी हुई है, रेट 10% थी तो उसका 1/10 कर दिया, यहां पर रेट के हिसाब से 1/8, तो इसका 1/8 कर दो 64। पहले साल का ब्याज। सिर्फ दूसरे साल का ब्याज निकालना है, तो इससे पहले जो भी वैल्यूज लिखी हुई हैं उनका 1/8 कर दो, इसका 1/8 64 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसका 1/8 8। ठीक, सिर्फ तीसरे साल का ब्याज कितने यूनिट है,
जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं सबका 1/8 है। 512 का 1/8 64, इसका 1/8 8 8 8 8 और इसका 1/8 1। तो 8 का क्यूब क्यों लिया? ताकि ये फ्रैक्शन में ना आए चीज़ें। तो अब आपके सामने सब कुछ है। तो उसने क्या बोला है? उसने बोला है डिफरेंस बिटवीन CI ऑफ थर्ड ईयर, तो तीसरे साल का CI है ये, ठीक है। CI ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल का CI है। एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट नहीं, सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है ये है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है भाई? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ये पूरा डिब्बा और ये पूरा डिब्बा, 64 से तो 64 गया, डिफरेंस है 8 और 8 16 और 1 17 यूनिट का डिफरेंस है। और वो बोल रहा है डिफरेंस है 850। तो इस 17 यूनिट को उसने 850 यूनिट बना रखा है, तो यानी कि 50 गुना हो रखी है चीज़। अब वो जो भी पूछेगा बता देंगे, ठीक है, जो भी पूछेगा बता देंगे। अब वो अगर ये भी पूछ ले कि दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो बताओ, दूसरे साल के सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 64 और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों से बना है, तो डिफरेंस है 8, तो 8 की वैल्यू बता देंगे। तो हम इतना स्पेसिफिक जा सकते हैं इस मेथड से। अब ये नहीं है कि हर इक्वेशन को ऐसे ही करेंगे, अरे स्पेसिफिक जा सकते हैं। तो वो जाने के लिए बोल रहा है तो चले जाएंगे, नहीं तो ये मतलब पेंटिंग बनानी जरूरी है क्या, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट है 72, तो 72 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 72 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 गुना, ऑप्शन पे, ठीक। बताओ द डिफरेंस बिटवीन CI इन 2 ईयर्स एंड CI ऑफ फर्स्ट ईयर। ये क्या मतलब है? डिफरेंस बिटवीन 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में 36 का फर्क है, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, तो पहले साल की रेट इतनी है, दूसरे साल की रेट इतनी है, तो देखो उसने रेट बदल दी। तो पहले साल की जो रेट है वो 1/7 है, तो मैं प्रिंसिपल को ऐसा अज्यूम करूंगा कि 7 का मल्टीपल हो। दूसरे साल की रेट 1/9 है, तो जो 9 का मल्टीपल हो। तो प्रिंसिपल को मैंने अज्यूम कर लिया 63। तो पहले साल का ब्याज जो है वो कितना होगा? सिर्फ पहले साल का ब्याज, तो पहले साल रेट है 1/7, तो इसका 1/7 कर दूंगा, तो 1/7 9, पहले साल का ब्याज है 9 यूनिट। सिर्फ दूसरे साल का ब्याज, ये सिर्फ ब्याज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, ओके, वो है 1/9। तो इससे पहले जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसका 1/9 करेंगे। रेट बदल गई है, तो इसका 1/9 क्या होएगा? इसका 1/9 होएगा 7, इसका 1/9 क्या होएगा? इसका 1/9 होएगा 1। द डिफरेंस बिटवीन CI इन 2 ईयर्स, तो 2 साल का CI क्या है? 2 साल का CI है, ये सिर्फ CI है, ये पहले का, ये दूसरे का, तो ये है CI ऑफ सेकेंड ईयर, नहीं CI ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। और एंड CI ऑफ फर्स्ट ईयर, तो ये क्या है? ये है फर्स्ट ईयर का CI। तो इन दोनों के बीच में मैंने अलग से ये ऐसे अलग अलग रंग में क्यों लिखा? ताकि आप साफ साफ देख पाओ। तो इन दोनों के बीच में फ़र्क किस चीज़ का है? पूरे गुलाबी डिब्बे में और हरे डिब्बे में फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है, तो इस चीज़ का फ़र्क है 8 यूनिट। 8 यूनिट हमारा उत्तर होना चाहिए, ठीक है। तो इज 36, इस 8 यूनिट की वैल्यू उसने बता रखी है 36, ठीक है। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है? प्रिंसिपल, तो ठीक है 63 यूनिट की वैल्यू बता दो, क्या ही दिक्कत है, 63 यूनिट की वैल्यू बता दो, 8 की बता रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 36/8 और 63 यूनिट की वैल्यू है 4 दूनी 8, 4 नहीं में 36, तो 9 3 27, 2 9 6 54 और 2 56/2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 3 6, 283.5, दैट इज ऑप्शन, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये 2 ही क्वेश्चन करवाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। तो नेक्स्ट मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अमाउंट्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्म GP। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो अमाउंट्स होते हैं हर एक साल के, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो GP फॉर्म करते हैं। एक बार फिर से कर लेते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग रिवाइज हो जाएगा। मान लो प्रिंसिपल 1000 रुपये है और रेट जो है वो 10% पर एनम है, ठीक है। तो ये अपने पास प्रिंसिपल है 1000 रुपये। 1 साल के बाद का अमाउंट कितना हो जाएगा? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अमाउंट्स। 1 साल के बाद का अमाउंट हो जाएगा इससे 10% ज़्यादा, यानी कि इसका 11/10 गुना।
दूसरे साल का अमाउंट क्या हो जाएगा, इसका 11/10 गुना। तो इसका 11/10 गुना या फिर इससे 10% ज़्यादा, कितना हो जाएगा 1210। ठीक है, तीसरे साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, तीसरे साल का अमाउंट हो जाएगा इससे 11/10 गुना। अगले साल का अमाउंट निकालने के लिए हम हर एक बार सेम नंबर से गुणा कर रहे हैं, सेम नंबर से गुणा कर रहे हैं, है ना। हाँ जी सर, तो इसीलिए ये जीपी फॉर्म करता है। ठीक है, अब आप पहले साल का इंटरेस्ट बताओ। ये प्रिंसिपल था, ये पहले साल का अमाउंट है, पहले साल का इंटरेस्ट। यहाँ पर कितने का गैप आया, यहाँ पर कितने रुपए ऐड हुए, यहाँ पर ऐड हुए सर 100 रुपये। यहाँ पर कितने रुपए ऐड हुए, 110 रुपये। यहाँ पर कितने रुपए ऐड हुए, 121 रुपये। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 100, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 110, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 121। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी जीपी में होता है, देखो इससे 10% ज़्यादा ही है, यानी कि इसका 11/10 गुना अगले साल का। 1 साल और 2 साल का नहीं, पहले साल का। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 है और रेट 10 है। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट उससे जितने भी गुना होएगा, 10% है तो 11/10 गुना, तो तीसरे साल का भी 11/10 गुना। वो रेट के अकॉर्डिंग होएगा ना गुना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हर साल का, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, वो भी जीपी में होंगे। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। और जो अमाउंट है वो भी जीपी में होंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमारे सामने क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन आए थे, मैं पूछ रहा था कि कितना ऐड हुआ। अगर 1 साल में 50 रुपये ऐड हो रहे हैं तो 1 साल में 50 रुपये, तो 2 साल में 100 रुपये ऐड होंगे, 3 साल में 150 रुपये ऐड होंगे। तो मैं क्या कह रहा था, सेम टाइम में सेम रुपये ऐड होते हैं। अगर 10 साल में 50 रुपये ऐड हुए तो हर 10 साल में 50 रुपये ऐड होंगे। तो वो तो एपी की सीरीज थी, अब जीपी की सीरीज है। अगर 1 साल में सम 11/10 गुना हो रहा है तो हर साल 11/10 गुना होएगा। हम एक और बात बोल सकते हैं, क्या कि चौथे साल जो सम है वो इसका 11/10 गुना होएगा। ठीक है, जो भी होएगा। तो अब ध्यान से सुनो, ये प्रिंसिपल है, ये दूसरे साल का अमाउंट है। 2 साल में सम कितने गुना हो रहा है सर, 1 साल में 11/10 गुना, एक साल में 11/10 गुना, तो 2 साल में 11/10 का स्क्वायर गुना हो रहा है। तो हर 2 साल में 11/10 का स्क्वायर गुना होएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सेम टाइम के अंदर सेम गुना होएगा। देखो यहाँ पर भी 2 साल में 11/10 का स्क्वायर गुना, यहाँ पर भी 2 साल में 2 बार 11/10 आ चुका है ना। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कंपाउंड इंटरेस्ट में कि 2 साल के अंदर, यहाँ पर प्रिंसिपल P है, यहाँ पर 2P है। ठीक है, सॉरी 3 साल के अंदर, अगर मैं आपको ये बताऊं कि 3 साल के अंदर P से 2P हो गया, तो अगले 3 साल के अंदर 2P से 4P हो जाएगा। सेम टाइम में सेम गुना होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि सेम टाइम में सेम ऐड होता है, यहाँ पर सेम टाइम में सेम गुना होता है, बिकॉज ये जीपी में है। ठीक है, तो 3 साल में अगर 2 गुना हुआ है तो अगले 3 साल में फिर 2 गुना, अगले 3 साल में फिर 2 गुना। तो हमारे बैंकों में जो रुपया होता है वो हमारे बैंकों में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, कंपाउंडिंग शायद पता नहीं 6 मंथली होती है, ईयरली तो नहीं होती, 6 मंथली ही होती है, या पता नहीं 3 मंथली, 6 मंथली होती है शायद, जो भी होती है। तो वहाँ पर बैंक में ऐसे आपने सुना होगा बचपन में कि इतने साल में रुपया डबल हो जाता है, तो अगले उतने ही साल में फिर डबल, अगले उतने साल में फिर डबल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, सेम टाइम में सेम गुना हो जाता है रुपया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो वो करते हैं भाई। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस काफ़ी करवाऊंगा, ये नहीं कि मैं 5 क्वेश्चन करवा दूँ यहाँ पर। सर आप इजी क्वेश्चन बीच में ले लेते हो भाई, वो प्रैक्टिस के लिए है, वो नहीं लूँगा तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ईजी डिफ़िकल्ट की तराजू से तोलना बंद कर दो प्लीज़। हैं, अगर टीचर पर भरोसा किया तो फिर फुल फ्लैज समर्पण चाहिए, करते रहो। ठीक है, करो अब इसको। इफ ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू थ्राइस इटसेल्फ इन 5 ईयर्स, 5 साल में 3 गुना हो गया, देन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 9 टाइम्स। तो देखो P से 3P हो गया, कितने साल में? 5 ईयर्स में। तो अब 3 गुना हो गया ना, तो फिर से 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 9P हो जाएगा अगले 5 साल में।
क्योंकि 5 साल में 3 गुना हो गया तो फिर से 3 गुना होने में 5 साल लगेंगे। सेम टाइम में सेम गुना होता है। तो कितने गुना हो गया? 9 गुना हो गया। 5 और 5 10 साल में। टोटल कितने साल लगे? टोटल साल लगे हैं जी 10। हम एग्जाम में इसको ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में आप ऐसे करोगे कि 3 गुना होने में 5 साल लगे, तो आप ये देखोगे कि 9 टाइम्स होने के लिए 3 गुना कितनी बार होना पड़ेगा। एक बार 3 गुना होने के लिए 5 ईयर्स है, तो 9 टाइम होने के लिए 2 बार 3 गुना होना पड़ेगा। तो एक बार के लिए 5 साल, तो 2 बार के लिए 10 साल। भैया एक बार 3 गुना हुआ 5 साल, एक और बार 3 गुना होगा 5 और साल, यानी कि 10 साल। तो हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की टेक्निक क्या है कि आपको 3 गुना होने में 5 साल, ऐसे वो बोल रहा है 9 गुना कितने टाइम में होएगा, तो इस 9 को तोड़ लिया करो और इसको इसके रूप में तोड़ोगे 3 इंटू 3। अच्छा 2 बार 3 गुना होना है, 2 बार 3 गुना होना है 9 गुना होने के लिए, तो 5 साल एक बार 3 गुना होने के लिए, 5 साल एक बार 3 गुना होने के लिए, टोटल 10 साल लगेंगे। ठीक है, ये नीचे 25 मत बोल देना, 5 इंटू 5 25 ही कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा शांति से आपको खुद सीखना पड़ेगा, रटनी नहीं है इन चीज़ों को, शांति से सीखो, शांति से क्वेश्चन को करो। ठीक है, नेक्स्ट, ए सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 3 टाइम्स इन 4 ईयर्स। तो ये 3 गुना हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं देन विद द सेम इंटरेस्ट रेट द सम विल बी 81 टाइम्स। 81 टाइम्स होने के लिए कितनी बार 3 गुना होना पड़ता है? तो 81 को ब्रेक करो तो आपको पता चलेगा। अच्छा 4 बार 3 गुना होना पड़ रहा है 81 टाइम्स होने के लिए, 4 बार 3 गुना होना पड़ता है, और एक बार 3 गुना होने के लिए हमें लग जाते हैं 4 ईयर्स। तो 4 + 4 + 4 + 4 4 चौके 16 साल लगेंगे। ये कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो ये नहीं है कि मैं इसको और बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैंने कर दिया जितना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद खिचड़ी बनाने से फ़ायदा नहीं होएगा। तो आप खुद सोचोगे जो मैं बातें बोल रहा हूँ उनका क्या मतलब है, खुद रुक कर सोचोगे फिर भी समझ नहीं आता। ठीक है, क्लियर है? ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। तो डबल 2 गुना कर लेता है 4 सालों में। इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स। तो देखो 2 गुना होने के लिए 4 साल, 8 गुना होने के लिए कितनी बार 2 गुना होना पड़ेगा? 8 गुना होने के लिए मेरे भाई 3 बार 2 गुना होना पड़ेगा। मैं इनको ऐसे ही बता सकता हूँ 2 की पावर 3 करो, जो 3 है उसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसे शॉर्टकट बना दूँ। यहाँ इसको ऑन रखो। ठीक है, ये शॉर्टकट वॉटकट से कुछ नहीं होएगा, वो भी हम यूज़ कर लेंगे, बट पहले इसको ऑन रखो। ठीक है, तो 8 गुना होने के लिए 3 बार 2 गुना होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? और एक बार 2 गुना होने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? एक बार 2 गुना होने के लिए उसको 4 ईयर्स लग रहे हैं। 4 4 4 3 बार 4 ईयर लगेंगे, यानी कि 12 साल। अब आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो कि भैया 8 गुना होने के लिए 2 गुना होने के लिए P से 2P होने के लिए इसको 4 साल लग गए, फिर से 2P होने के लिए यानी कि इसका 2 गुना फिर से 4 साल लग गए, ये फिर से 2 गुना हुआ, इसको फिर से 4 साल लग गए। तो देखो 8 गुना होने में 3 बार 4 साल लग गए, यानी कि 12। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि 8 गुना होने के लिए 2 गुना कितनी बार होना पड़ता है, क्योंकि उसने 2 गुना के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे। नेक्स्ट, द सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 15 ईयर्स। तो 8 को ब्रेक कर लो, वो सम ऑफ मनी 3 बार 2 गुना हो गया 15 साल में, यानी कि हर एक बार, अब ये 3 बार 2 गुना हुआ तो इसको 3 से डिवाइड करोगे आप, इसको आप 3 से डिवाइड करोगे, जो भी आएगा इसको यहाँ पर लिखोगे। 5 साल में 2 गुना हुआ, अगले 5 साल में 2 गुना हुआ, अगले 5 साल में 2 गुना हुआ। ये सारी चीज़ें एग्जाम में लिखनी नहीं है, समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ कि 3 बार 2 गुना हुआ, उसको 15 साल लग गए, तो 3 से डिवाइड करो क्या कि 5 साल में 2 गुना हो रहा है। या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हो आप, ऐसे कर लो कि 15 ईयर्स में 8 गुना हुआ, यानी कि 2 की पावर 3। ठीक है, तो यानी कि 2 गुना हुआ है 3 बार, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 गुना हुआ है 3 बार, तो इसको 3 से डिवाइड करोगे, 5 ईयर्स में हो जाएगा 2 गुना। फिर वो पूछ रहा है कि 20 साल में कितना होएगा,
ये बस मैं खुद क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। ये बोलो वो मज़ा नहीं आया उतना, करने को तो कर लेंगे डाउ, यहीं से करते हैं, अंडरस्टैंडिंग से करने लायक क्वेश्चन है, यहीं से करते हैं भाई, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 गुना होने का मतलब है 3 बार 2 गुना होना, तो 15 साल में, तो यानी कि 5 साल में 2 गुना हो जाता है। वो बोल रहे हैं कि 20 साल में कितना होगा, तो 5 साल अगर और लिए तो फिर से 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 16 गुना हो जाएगा। तो उत्तर इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 16 टाइम्स इन 4 ईयर्स। तो 4 साल में 16 गुना हो जाता है, किस रेट पर? तो रेट का क्या मतलब है? रेट का मतलब होता है कि जो मनी है वो कितने परसेंट हर साल बढ़ रहा है। हर साल कितने परसेंट बढ़ रहा है, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा वैसे, है ना। रेट परसेंट का क्या मतलब है? 10% पर एनम है कि हर साल जो हमारा मनी है वो कितने परसेंट बढ़ रहा है। तो यहां पर कीवर्ड है हर साल, कि वो एक साल में कितने गुना हुआ ये निकालना पड़ेगा, ताकि एक साल में कितने परसेंट बढ़ा ये देखना पड़ेगा। तो देखो 4 ईयर्स के अंदर वो हो गया 16 टाइम्स। ठीक है, यहां पर एक तो आप ऐसे देख सकते हो इसको। अब ध्यान से सुनो, एक छोटी सी चीज बता रहा हूं आपको। तो मुझे देखना है 1 ईयर का, ठीक है, मुझे देखना है 1 ईयर का। तो इस 4 को मैंने क्या किया, मैंने यहां पर 1/4 कर लिया, 1/4। ठीक है, इस तरीके से बताऊं, ऐसे बता देता हूं। देखो 4 साल थे, उसको मैंने 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। मान लो एक साल में वो ए गुना हो रहा है, एक साल में ए गुना हो रहा है। ठीक है, तो 4 साल में वो ए की पावर 4 गुना हो जाएगा। तो यहां पर मैंने 1/4 किया है ना, 1/4 किया है, तो यहां पर आपको इसकी पावर 1/4 करनी पड़ेगी। ठीक है, एक साल में ये जितने गुना होगा, 4 साल में, ये जो एक साल का जो टाइम है, ये 4 साल में कितनी बार आ जाता है? 4 बार आ जाता है एक साल का टाइम। तो एक साल में जितने गुना होता है उसकी पावर 4 गुना होएगा 4 साल में। यहां पर अगर आपने 1/4 किया है तो यहां पर आपको इसकी पावर 1/4 करनी पड़ेगी। फिर भी नहीं समझ में आया? कोई नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा, समझा दूंगा। दूसरे एक आधे क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, छोड़ो इसको, ऐसे देख लो। 4 साल के अंदर 16 गुना हुआ है, यहां पर हम इसको वैसे ही ब्रेक कर सकते हैं। तो किसी चीज को 16 गुना होने के लिए 4 बार 2 गुना होना पड़ेगा। 16 गुना हुआ है मतलब कि 4 बार 2 गुना हुआ है। तो 4 साल में ये 4 बार 2 गुना हुआ है, तो यानी कि एक साल में डबल हो गया, अगले एक साल में डबल हो गया, अगले एक साल में डबल हो गया, अगले एक साल में डबल हो गया। 4 बार डबल हुआ है ना, तो हर साल में डबल हो रहा है। तो हर साल में डबल हो रहा है, यानी कि 100% से 200% हो रहा है। मैं यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहा कि इस क्वेश्चन को जल्दी करना है, फिर तो मेरे को उत्तर भी याद है और बहुत ईजिली मैं बता सकता हूँ। समझा रहा हूँ चीज़ें, और ये ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं एफर्ट लगा रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो ज़रूरी है। ठीक, तो हर साल 2 गुना हो रहा है, तो 100% से 200% हो रहा है। तो रेट का मतलब है कि हर साल कितने परसेंट बढ़ रहा है। 100% से 200% हो गया, तो यानी कि 100% ब्याज लगा है। ब्याज कितना लगा है? 100%, तो रेट है 100%, कितना बढ़ा। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 6 ईयर्स। तो 6 साल में 8 गुना हो जाता है। ठीक है, तो 6 साल के अंदर कितने गुना हो गया। अब उसने रेट पूछी है, रेट का क्या मतलब है? रेट का मतलब है कि भैया सीधा सीधा ये निकालना पड़ेगा, एक साल में कितने गुना हो रहा है। तो 6 साल में कितने गुना हो गया? वो 8 टाइम्स हो गया, 8 गुना हो गया। तो मैं निकालने की कोशिश करूंगा कि एक साल में कितने गुना हो गया। ठीक है, तो एक साल में अगर मैं निकालूंगा, मेरे को ये चीज़ समझानी ही पड़ेगी। मेरे को राइट लैंग्वेज एक बार सेलेक्ट करने दो। ठीक है, ये समझानी ही पड़ेगी। यहाँ पर मैं टाइम को 1/6 कर रहा हूँ,
तो यहाँ पर 8 की पावर मेरे को 1/6 लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलो एक बार बताता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि 2t टाइम के अंदर कोई चीज़ जो है वो 16 गुना हो गई, तो t टाइम के अंदर वो कितनी हुई होगी? वो 16 का अंडर रूट टाइम्स हुई होगी। क्यों? देखो, ये t टाइम है, ये t टाइम है, टोटल यहाँ से यहाँ तक जाते जाते चीज़ 16 गुना हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते 4 गुना हुई होगी। आधे टाइम के अंदर वो 2 बार कुछ ना कुछ हुई होगी, तब जाकर वो 16 बनी। ऐसे ही अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि 3t टाइम के अंदर एक चीज़ जो है वो मान लो उस पर आप 64 गुना मान लो हो गई, तो t टाइम के अंदर अगर मैंने टाइम इसका 1/3 लिया है तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इसकी पावर 1/3 लेनी पड़ेगी, 4 गुना हो रही है। जैसे 3t टाइम के अंदर वो हुई है यहाँ से यहाँ तक जाते जाते 64 गुना, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना, ठीक है, टी टाइम टी टाइम टी टाइम, ऐसे। ठीक है मेरे भाई, तो अगर मैंने टाइम को 1/6 किया है तो पावर भी मैं 1/6 कर दूंगा, ये। ठीक है, तो एक साल में ये इतने गुना हो रहा है, तो इसको मैं देख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 1/6 इज इक्वल टू 2 की पावर हाफ, यानी कि अंडर रूट 2। तो एक साल में √2 टाइम्स हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे भी देख लेते हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा था उस तरीके से भी। देखो, 6 साल में 8 गुना हुआ है, 8 गुना होने के लिए 3 बार 2 गुना होना पड़ेगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, 3 बार 2 गुना हुआ है, तो इसको आप 3 से डिवाइड करोगे 6 को, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो हर 3 साल में वो 2 गुना हुआ है, हर 3 साल में। ये मैंने क्या कर दिया, 3 से डिवाइड करेंगे ना इसको, अरे यार, ये लो, तो हर 2 साल के अंदर वो 2 गुना हुआ है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी इसको समझ लेते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर सम था p, ठीक है, और 2 साल के अंदर वो हो गया 2p, 2 गुना हो गया। एक साल के अंदर वो कितने गुना हुआ होगा बताओ? तो एक साल के अंदर हुआ होगा √2 गुना और √2 गुना, ठीक है, √2 इंटू √2, तब जाके 2 टाइम्स होएगा ना। तो एक साल के अंदर √2, अगले एक साल के अंदर √2, तब जाकर 2 टाइम्स होएगा 2 साल के अंदर। क्लियर है? ठीक है, अब इसको अगर और भी मैं बेसिक से बताऊं, कि अगर और भी बेसिक से करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया मैंने मान लिया कि एक साल के अंदर वो a टाइम्स हो रहा है, एक साल के अंदर वो a गुना हो रहा है, तो अगले एक साल में फिर a गुना होएगा। तो 2 बार a गुना होने पर पता लगा वो 2 गुना हो गया, तो a इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू √2। हालांकि हम ऐसे जाएंगे नहीं, हम करेंगे ऐसे ही, मैं आपकी समझ को डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर साल में रुपए जो हैं वो इतने गुना हो रहे हैं √2 टाइम्स, तो √2 का मतलब होता है 1.414, तो 1.414 टाइम्स हो रहा है सम। तो जब कोई चीज़ 10% बढ़ती है तो वो कितने टाइम्स होती है? वो होती है 1.1 टाइम्स। जब कोई चीज़ 32% बढ़ती है तो वो होती है 1.32 टाइम्स। जब कोई चीज़ 43% बढ़ती है तो वो होती है 1.43 टाइम्स। तो अगर कोई चीज़ 1.414 टाइम्स हुई है तो ये 41.4% बढ़ी है, ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है भाई? एक और क्वेश्चन करोगे? विल यू डू वन मोर क्वेश्चन? एट वट रेट %, ये भी 1.5 घंटे की तो नहीं बन जाएगी, ये 1 घंटे के, चलो 1:10 के आसपास, 15 के आसपास हो जाएगी। तीसरी वीडियो बना रहा हूँ आज। एट वट रेट % कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम 81 टाइम्स इन 8 ईयर्स? तो 81 टाइम्स हुआ 8 ईयर्स में, 8 साल के अंदर हो गया है 81 टाइम्स। ठीक है, तो मुझे देखना है कि 1 ईयर में कितना हुआ। अगर मुझे रेट निकालनी है कि किस रेट पर, तो मैंने यहाँ पर ये क्या कर दिया 1/8, तो इसको मैं करूँगा इसका 1/8 पावर। ठीक है, तो ये है 3 की पावर 4 की पावर ये, तो 3 की पावर हाफ √3, यानी कि 1.732 टाइम्स हो रही है चीज़, यानी कि रेट क्या है 73.2 टाइम्स। एक साल में 1.732 टाइम्स हो रहा है मनी, यानी कि 73.2% बढ़ रहा है हर साल, उसी को रेट बोलते हैं। नेक्स्ट, ए सम ऑफ ₹12,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट
बिकम्स डबल आफ्टर 5 years, हर 5 साल में डबल हो रहा है, हर 5 साल में डबल हो रहा है, ठीक है। हाउ मच विल इट बी इन 20 years, ठीक है। अगर 5 साल में डबल हो रहा है तो 20 साल के अंदर 5 साल कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं, तो 4 बार डबल होगा। 4 बार डबल का क्या मतलब है, 2 की पावर 4 है ना, 16 गुना हो जाएगा। तो मतलब वैल्यूज के ऊपर भी वो इन चीज़ों को यूज कर सकता है, ये बता रहा हूँ। तो यानी कि 16 गुना हो जाएगा, तो 12,000 इंटू 16, ठीक है। मेरे ख्याल 192 होता है ना, हाँ, दैट इज ऑप्शन डी। ये बताओ, इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 years, अमाउंट जो है वो 2.25 टाइम्स हो गया। अगर 2 साल में 2.25 टाइम्स हो गया तो 1 साल में कितना हुआ होगा, इसका अंडर रूट ले लेता हूँ। 1 साल में हुआ होगा भैया 1.5 टाइम्स। तो ये कब होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, 50%। प्रैक्टिस के लिए है ये, सिंपल है, आते हैं ये डायरेक्टली आप बता दोगे। अगर 2 साल में इतना हुआ है तो 1 साल में हुआ होगा सम 1.2 टाइम्स। 1.2 टाइम्स होता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 20%। आया हुआ क्वेश्चन है 2013 Tier 2, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो, इन ए सर्टेन टाइम पीरियड 10,000 अमाउंट्स टू दिस, 10,000 रुपए के इतने बन गए, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट इन हाफ द टाइम एंड सेम रेट इफ प्रिंसिपल इज 8,000, ठीक है। रेट सेम है और टाइम हाफ है, ठीक है। देखना पड़ेगा हमें कितना टाइम है। ये देखो कितने गुना हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो सम ऑफ मनी है वो सेम टाइम में सेम गुना होता है, और कितने टाइम में कितने गुना होता है ये डिपेंड करता है रेट पर। तो रेट दोनों में सेम है, सेम टाइम में सेम गुना होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सेम हाफ द टाइम में, तो पहले मैं मान लेता हूं कि टाइम है, बिकॉज मुझे हाफ करना है, कि टाइम है 2t, कि 2t टाइम, 2t यूनिट टाइम के अंदर मैं देख रहा हूं कितने गुना हुआ है। तो फाइनल अपॉन इनिशियल, यही है क्या 10,000 का, ठीक है। तो 4 0 से 4 0 गई, तो सम हो गया 16 गुना। कितना, 16 गुना। तो बोल रहा है हाफ द टाइम, तो आधे टाइम के अंदर सम कितना हो जाएगा, अगर टाइम को हाफ कर रहे हो तो वो हो जाएगा जी 4 गुना, यानी कि सम हो रहा है 4 गुना। तो सम कितना हो जाएगा आधे टाइम के अंदर उसी रेट पर, अगर प्रिंसिपल इतना है तो भैया वो 4 गुना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना भी हो। तो प्रिंसिपल 8,000 है तो उसका 4 गुना 32,000 हो जाएगा। समझ रहे हो विनोद, समझ रहे हो, क्लियर। तो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे थे कि मैं आपकी सोच को पकड़ के आपके दिमाग के अंदर हाथ डाल के ऐसे हिला नहीं सकता, तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर आपको भी सोचना था साथ के साथ, और अगर मैंने पूरी कोशिश की है, अगर समझ में आया फिर तो वेल डन, गुड, ठीक है। तो अपना फीडबैक जो है ज़रूर देना टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, इस वीडियो का भी। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई, ठीक है, बाय बाय।